हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। ये जवानी है, एनर्जी से फुल है। आप अपनी मेहनत को इतनी धार दीजिए कि भाई परीक्षा में आपका रैंक आ जाए। मतलब इतनी मेहनत करना है, इतना बेहतरीन काम करना है इन 2.5 महीनों में कि आपका रोल नंबर जो 1,70,000 सीट है उसमें कहीं एक जगह दर्ज हो जाए। बस हमारी भी यही ईश्वर से कामना है। तो लगा दीजिए आग, खींच दीजिए लकीर, जो आने वाली पीढ़ी की नज़ीर बन जाए। भुला जाइए कि आपके जीवन में क्या हुआ था। अगर आप बहुत सोचेंगे भी कि मेरे जीवन में ये घटना हुआ, वो घटना हुआ, क्या मिल जाएगा? सोचने से कभी भी आपके दुखों का अंत नहीं होता, वो और बढ़ता है। तो भूल जाइए क्या हुआ। 2.5 महीने आप अभी इस धरती पर आए हैं और 2.5 महीने कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को और इतना कीजिए कि सारा कुछ क्लियर हो जाए। और मैं बता दूं, पढ़ने के लिए 3 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, लूसेंट या क्राउन या फिर केबीसी नैनो। सबसे बेस्ट है केबीसी नैनो की किताब। केबीसी नैनो से आप हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 4 सेक्शन अच्छे से करिए। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा बढ़िया से करिए। राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में अलग से दिया गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी केबीसी नैनो से अच्छे से कर लीजिए। अगर लूसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट भी ठीक है, से कर लीजिए। उसके अलावा डेली कम से कम प्री बीपीएससी का या किसी भी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन का 200 कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू, हम भी एमसीक्यू कराएंगे। आपको घर पे भी हमारे अलावा एमसीक्यू लगाना है। तीसरा पॉइंट, करंट अफेयर कम से कम 1-1.5 घंटा आपको पढ़ना है। ये 3 बातों का ध्यान रखिए। डेली 200 एमसीक्यू घर पे लगाना है। लूसेंट से, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर केबीसी नैनो से मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बस ये 4 सेक्शन करिए। और मैं बता दूं कि इकोनॉमी नहीं करना। अगर लूसेंट में या फिर केबीसी नैनो में जो इकोनॉमी है ना, उसको मत करना। इकोनॉमी जो आएगा जीएस वाले सेक्शन में, वो खाली बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा। सिर्फ बजट और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे। और आपके लिए स्पेशल सेशन 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे और 23-24 का बजट, ये हम करवा देंगे। बिहार का भी, भारत का भी डिटेल में। आप कोई चिंता ना करना है। जो एमसीक्यू हम बजट इकोनॉमिक सर्वे से करा देंगे, सवाल वहीं से आएगा। गारंटी लेता हूं, सवाल वहीं से आएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में फोकस करने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न, पॉलिटी और साइंस, बस डेली 1 घंटा करेंट और डेली 200 एमसीक्यू। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, भले ही लूसेंट पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कम से कम 200 एमसीक्यू और करेंट ये रोज पढ़ना है। तो ये मेरा आपको आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में दे, अपनी कॉपी और किताब पे दे। और 1-2 वीडियो, अब मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे देखो केवल, मैं भी नहीं कहता विद्यार्थी जी। मैं अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आप मेरा देखिए, या जो भी देखना हो देखिए। 1 या 2 वीडियो यूट्यूब पर, इससे ज्यादा वीडियो फॉलो ना करें। 1 या 2 वीडियो, जब वो भी कब, जब आप पढ़ते पढ़ते थक गए तब सुन लेना है। तो मेरा मानना है कि भैया लगातार मेहनत कीजिए, हमेशा जुड़ते रहिए। और 7:30 का सेशन में तो हम महासागर लेकर आते हैं। इस सेशन को मिस मत कीजिए। लगातार हर दिन लिख लीजिए 7 बजे या 7:30, यही मैं लाइव आऊंगा। लगातार जुड़िए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को प्रूफ करने का ये बड़ा मौका है। इसे मत जाने दीजिए। आधा किलो वजन न कम होगा, होने दीजिए कम। पढ़िएगा रात दिन 10 घंटा 12 घंटा, तो थोड़ा वजन कम होगा, तो होने दीजिए। वजन लेके करिएगा क्या? फेल हो जाइएगा तो कोई वैल्यू रहेगा आपका? लगातार मन लगा के पढ़िए, बस यही मेरा कामना है। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। मुन्नी शुक्ला आशीर्वाद है, शुभकामना है। श्रीयम राठौर, महेश जी, रिया रॉय, क्रिएटिव मिस्टी, प्रियंका रानी। एमसीक्यू के लिए कहां से करें ये पूछ रहे हैं। तो एमसीक्यू के लिए बता देता हूं आपको, या तो क्राउन पब्लिकेशन का एमसीक्यू आता है, या फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। दोनों में से कोई एक, दोनों मत लेना गुरु जी लोग, दोनों मत लेना। या तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव या क्राउन का।
अब आप बोलेंगे सर घटना चक्र नहीं बता रहे हैं आप। अरे घटना चक्र के इतना मोटा मोटा वॉल्यूम आता है, हिस्ट्री इतना मोटा, ज्योग्राफी इतना मोटा, अभी 2 महीना में कर पाओगे? नो डाउट घटना चक्र से बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोला लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, या नहीं पसंद है तो क्राउन का ले लीजिए, और डेली कम से कम 200 MCQ रट जाइए डेली 1 घंटा करेंट। उसके बाद समय बचे तो लूसेंट में बताया या फिर केबीसी नैनो में बताया 4 पॉइंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये पढ़ जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वक्त बचता है, आपको लगता है और पढ़ सकते हैं तो बिहार बोर्ड का पहला 6ठा से लेकर 10वां तक का किताब पढ़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं, अब ज्यादा नहीं बतियाएंगे। अब जल्दी से सेशन को एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जो सेशन से जुड़ गए तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। मजा आता है, रियल में हमारा सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर सेशन के लिंक को कॉपी कर सकते तो लिंक को कॉपी करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन मैंने लिया है 1905 1885 कहिए, 1905 या 1885 से 1947 तक। आज का सेशन स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बिहार में किसान आंदोलन, तीनों मिला दिया हूं। आज स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बिहार में किसान आंदोलन, तीनों चैप्टर से आज MCQ होगा। डिटेल में पढ़िएगा, एक सवाल हमारे सेशन से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। 67वीं BPS अगर कोई दिया होगा तो उसे पता होगा, हमारे सेशन से एक भी सवाल बाहर हिस्ट्री में नहीं जाता। आप कान में ईयरफोन के साथ कलम और कॉपी लेकर सेशन को देखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई पूछ रहा है। बंगाल विभाजन की घोषणा का मतलब बंगाल बटा नहीं था, बल्कि बंगाल को बांटने का निर्णय आप कब लिया गया? 20 जुलाई, 7 अगस्त, 30 जनवरी या 15 जनवरी? सर 4 महीने में करंट अफेयर हो जाए। जी बिल्कुल AK शर्मा जी, 4 महीने का करंट अफेयर 4 महीना का करना है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इससे ज्यादा पीछे मत जाइएगा। टीचर में 3-4 महीने का करंट ज्यादा चांस है पूछने का। सही उत्तर होगा 20 जुलाई 1905। कहीं कहीं 19 जुलाई भी लिखता है, 19 जुलाई, दोनों डेट आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कर्जन की बात करूं तो सुन लीजिए, कर्जन की बात करूं तो कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। 19 जुलाई को 3 गो डेट याद रखो, एकदम याद कर लो, कनपट्टी में बैठा लो। पहला डेट 19 जुलाई या 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय बनाया कर्जन कि बंगाल में प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है। मित्रों, बंगाल में प्रशासन, बंगाल बड़ा राज्य है इसलिए प्रशासन में दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम बंगाल को बांटेंगे। लेकिन अंदर से वो दुष्ट था, अंदर से वो चाहता था कि बंगाल में जो पनप रही है, जो भारत में जो राष्ट्रवाद बंगाल में पनप रहा है, भारत बंगाल में जो देशभक्ति पनप रही है, उसको तोड़ना अंदर से उस दुष्ट का यही उद्देश्य था। पर बोला क्या? कर्जन ने बोला कि बंगाल बड़ा है जी, प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा है, बहाना बनाया। पर भारतीय इस बात को समझते थे, इसीलिए बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ ये जो निर्णय लिया गया, अभी बंगाल बटा नहीं है, निर्णय लिया गया, इसी निर्णय के खिलाफ 7 अगस्त लिख लीजिए 1905 को इसी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था मित्रों स्वदेशी आंदोलन। विद्यार्थी जी, इसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, इस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, इसी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। और अंततः इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यानी 1905 में 3 गो डेट याद रखिए। 30 जुलाई को बंगाल का विभाजन किया गया, विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, बंग भंग आंदोलन की, और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया, जिस दिन 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन किया गया, उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया ये भी याद कर लो। जिस दिन बंगाल को बांटा गया 16 अक्टूबर को, उसी दिन
पूरे बंगाल में शोक दिवस मना। पूरे बंगाल में क्या मना? शोक दिवस। भूलना मत गुरु, भूलना मत। और बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो कर्जन की बात करें तो कर्जन के काल को, कर्जन का जो पीरियड था उसे बोलते हैं, लिख लो, आयोगों और भूलों का काल। कर्जन के काल को आयोगों और भूलों का काल कहते हैं। आयोगों और भूलों का काल, कर्जन के काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। मिस्टेक्स, पीरियड ऑफ मिस्टेक्स एंड कमीशंस, पीरियड ऑफ मिस्टेक्स एंड कमीशंस के नाम से विद्यार्थी जी जानते हैं कर्जन के काल को। इसने खूब गलतियां किया और हमें खूब बनाया आयोग। कर्जन के काल में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 अक्टूबर कब हुआ स्वदेशी आंदोलन? 7 अगस्त। कब बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ? तो 19-20 जुलाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कर्जन के काल को, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट 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 मेरे गुरु। चलो भैया आगे आते हैं। नेक्स्ट आपको बता कि कर्जन के काल में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्जन के काल में 5 गो आयोग बना। पहला बना कर्जन के काल में 5 आयोग। पहला सिंचाई आयोग, दूसरा अकाल आयोग, तीसरा विश्वविद्यालय आयोग, ये सब लिख लो। कर्जन के समय कौन कौन से आयोग? विश्वविद्यालय आयोग, इसके बाद बना पुलिस आयोग, उसके बाद बना रेल आयोग। भूलना मना है। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे सर क्रिक। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर क्रिक नहीं, सॉरी, मानक्रिफ। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे मानक्रिफ, नोट कर लो। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मानक्रिफ। अकाल आयोग के थे मैकडोनल्ड, नोट कर लीजिए। कर्जन के काल में जो अध्यक्ष आयोग बना अकाल आयोग, उसके अध्यक्ष थे मैकडोनल्ड। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे रैले। पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। और रेल आयोग के अध्यक्ष थे रॉबर्टसन। नोट कर लीजिए, पूरा कर्जन समाप्त हो जाएगा। कर्जन के काल में 5 आयोग बना। इसमें सिंचाई आयोग कैसे याद रहेगा विद्यार्थी? आपने सुना होगा गुजरात में पाकिस्तान के बीच हमारा एक विवाद था सर क्रिक। यह सर क्रिक जो है ना, गुजरात में कक्ष के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारा एक विवाद है, उसका नाम है सर क्रिक। क्वेश्चन भी आता है कि सर क्रिक कहाँ है? तो गुजरात में। ये जो विवाद था, पानी का विवाद था। सिंचाई में किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का। तो सर क्रिक से याद रखिए मानक्रिफ। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन था? मानक्रिफ, ऐसे याद रहेगा। अकाल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता तो क्या पीते हैं? मैकडोनल्ड। मैकडेविल जो शराब होता है, याद करने का, शराब पीना नहीं चाहिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं। मैकडोनल्ड, खाने पीने को कुछ न मिलेगा तो क्या पिएंगे? मैकडोनल्ड। तो अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? मैकडोनल्ड। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो बड़ी भीड़ मिलता है पढ़ाई करने वाले बच्चों का, इतनी भीड़ को रैली जैसा दिखता है। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रैले, भुलाइएगा मत। पुलिस आयोग, पटना में फ्रेजर रोड है, पटना में फ्रेजर रोड, वहां पर बिना पुलिस के काम नहीं चलेगा। तो पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। रेल, र से रेल और र से रॉबर्टसन, याद रहेगा। रेल आयोग के अध्यक्ष रॉबर्टसन। ये सब कौन, किसके समय बना? लॉर्ड कर्जन। और कर्जन के समय में एक लाइन लिख लीजिए, सबसे ज्यादा रेलवे का विकास। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके काल में हुआ? लिख लो, सबसे अधिक रेलवे का विकास कर्जन के समय हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए गुरु, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्जन के समय सबसे ज्यादा, सबसे पहला रेलवे का विकास डलहौजी के समय, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे का विकास यह होगा कर्जन के समय। निम्नलिखित में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन में कौन प्रभावित नहीं हुआ? 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल विभाजन के खिलाफ, उसमें कौन अप्रभावित मतलब प्रभावित कौन नहीं हुआ? इनमें कौन प्रभावित नहीं हुआ? कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन यह है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। बताइए कौन शामिल नहीं था? जल्दी बताओ। कुमार चंदू, पॉलिटी क्लास कब होगा सर? कुमार चंदू जी बिल्कुल पॉलिटी का भी सेशन
हम आपको हर विषय का सेशन लेकर आएंगे। मैं प्रॉमिस तो कर मतलब प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई कर सकता हूं। और मैं कह सकता हूं विद्यार्थी जी अब चिंता न करें, पूरी रात भी लाइव आना पड़ेगा तो आएंगे, और हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो भैया जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाइए और सेशन के साथ लोगों को जोड़ भी लीजिए। तो भैया इसमें कौन प्रभावित नहीं था? मुसलमान और कृषक वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। महिलाएं भाग ली थी, अब बुद्धिजीवी लोग भी भाग लिए थे, लेकिन कौन प्रभावित अप्रभावित कौन था? तो कृषक लोग इसमें उतना भाग नहीं लिए, मुसलमान तो बिल्कुल भाग नहीं लिए। तो मुसलमानों और कृषकों का, मुसलमानों और फार्मर्स का इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत, स्वदेशी आंदोलन का विद्यार्थी जी प्रमुख गीत था वंदे मातरम। क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत कौन था? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का बंगाल से कौन लीडर? बंगाल से लीडर लिख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला, बंगाले में नहीं रहा, बंगाल से शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुआ, अरे पूरे देश में फैल गया। बंगाल में इसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश में इसके नेता थे गोविंद बल्लभ पंत और स्वामी श्रद्धानंद, दिल्ली में इसके नेता थे सैयद हैदर रजा, पंजाब में इसके नेता थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, महाराष्ट्र में इसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु में मद्रास में इसके नेता थे चिदम्बरम पिल्लई। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूरे देश में संभाला गया, यह आंदोलन पूरे देश में फैला। इस आंदोलन के दौरान लिख लीजिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एडुकेशन काउंसिल बना। शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना इसी आंदोलन के दौरान। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कृषक और मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। सेशन को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए और लगातार जुड़ते रहिए, हमेशा जुड़िए। आप जिस दिन से बोलेंगे कि सर रात भर पढ़ना है आपके साथ, मैं एकदम आके लाइव शुरू हो जाऊंगा। चलिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, अभी बताया हूं वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया? इसका उत्तर अगर नहीं दिए तो कनपट्टी फोड़ेंगे। आपको बता दें विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जो वंदे मातरम है उसकी मूल रूप से भाषा संस्कृत है। वंदे मातरम की जो मूल भाषा है, इसकी मूल भाषा पूछा जाए यानी किसमें लिखी गई, वंदे मातरम किसमें लिखी गई? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। वंदे मातरम कहां से लिया गया? तो लिया गया आनंद मठ उपन्यास से। आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया। और ये उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है। इसी की आनंद मठ की भाषा बंगला, आनंद मठ की भाषा क्या है? बंगला भाषा है। अब बंगला भाषा में लिखा गया आनंद मठ, लेकिन इसके अंदर जो वंदे मातरम है वो संस्कृत में लिखा गया था। पूरा उपन्यास बंगला में, पर उसके अंदर जो वंदे मातरम था वो संस्कृत में था। एक बात और जानिए, आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह, लिख लीजिए आनंद मठ किस विद्रोह पे लिखा गया था? आनंद मठ एक विद्रोह हुआ था बंगाल में एक विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, उसी के ऊपर आनंद मठ उपन्यास जो है वो सन्यासी विद्रोह और बंगाल में अकाल की कहानी, सन्यासी विद्रोह और बंगाल में भयानक अकाल की पीड़ा। इस आनंद मठ उपन्यास पढ़िएगा आप, इसमें बंगाल में अकाल पड़ा था उसकी कहानी है, सन्यासी विद्रोह की कहानी है। लेकिन उसके अंदर जो वंदे मातरम गीत है वो किस आंदोलन का गीत बन गया? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन का गीत बन गया? स्वदेशी आंदोलन। पूरी कहानी अगर ध्यान से सुनते हैं विद्यार्थी जी तो किसी की औकात नहीं कि प्रश्न आपसे छुड़वा दे। कैसा भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ले आपका उत्तर होगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, हाँ जाहिर सी बात है,
मुसलमान भाग नहीं लिए, लेकिन कुछ मुसलमान तो थे ही। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, अभी बताया हूं कि महिलाओं की भागीदारी थी। आंदोलन में बंगाल के किसानों का न तो अधिक प्रभाव हुआ, बंगाल के किसान भाग नहीं लिए। अभी बोला हूं ना कि मुसलमान और किसान स्वदेशी आंदोलन भाग नहीं लिए, तो भैया कुछ मुसलमान भाग लिए, हो सकता है सही। स्त्रियों ने भागीदारी की, यह भी सही। किसान ने भागीदारी नहीं किया, यह भी सही। क्या गलत है? अभी बोला हूं कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। अंतिम लाइन पढ़िए, यही गलत है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। लिखा है अंतिम लाइन कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा। अभी बताया हूं कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकल के यूपी पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, पंजाब पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, दक्षिण भारत पहुंचा, आंध्र प्रदेश पहुंचा। तो भैया यही उत्तर गलत है। बंगाल विभाजन के संबंध में, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाल से बाहर निकला। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध इनमें किससे था? अर्चना, कपिल, खुशी कुमारी, मुन्नी शुक्ला, तौसीफ रजा, सीमा कुमारी, सुरेश साहू, मोहम्मद सयान, मनोज मंडल, राम बाबू कुमार, सुधा कुमारी। सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी सर। हाँ सुधा, बिल्कुल होगी, सब कुछ होगा, बस आप पढ़ते रहिए। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा H.W. नेविन्सन। जो पत्रकार थे उस स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े थे। क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल कब बना? तो 15 अगस्त 1906 को बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में केमिकल फैक्ट्री खोली गई। भारतीयों को रोजगार देने के लिए बंगाल में केमिकल फैक्ट्री खोली गई, यह भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और H.W. नेविन्सन जो ब्रिटिश पत्रकार थे वो जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। अगला सवाल, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जल्दी बताओ, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? जल्दी उत्तर। एक बार जल्दी से सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं, आप स्क्रीन के उस पार हम इस पार, कैसे पता चले कि आप समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, बगल में लाइक का बटन है, दबा दीजिए भैया। चलो, बंगाल विभाजन के समय वायसराय चर्चा किया हूं, लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने एक किताब भी लिखी थी, एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था समस्याएं, पूर्व की समस्याएं। लॉर्ड कर्जन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नाम से एक किताब लिखा लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के बारे में कितना बात बताए हैं। इसके काल को आयोगों और भूलों का काल कहते हैं। इसमें 5 आयोग बने, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग, रेल आयोग। सबसे ज्यादा रेलवे का विकास कर्जन के समय हुआ। और लिखा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। आई दुष्ट जो था ना, इसका उम्र बड़ी कम था कर्जन का, तो लोग इसका वैल्यू नहीं देता था। कर्जन का वैल्यू नहीं देता था, तो अपना उम्र बढ़ा के बताता था कि हम 65 साल के हैं। चलिए, ये अपना उम्र छुपाता भी था। कर्जन के बारे में कहते हैं कि अपना उम्र छुपाता था। आगे आइए, नेक्स्ट। बंगाल के विभाजन के समय, लो ये नया क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन हुआ, उसमें बंगाल का गवर्नर या वायसराय, भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अभी बढ़ा आपने तो पूछ रहे उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, लेकिन उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। जल्दी बताओ दोस्त, जल्दी उत्तर देना है, लगातार जुड़ते जाना है। ये आंधी आई है, ये आंधी आई है, तो इस आंधी में हमें पार उतरना है। लहरों से कह दो औकात में रहे। हम चल दिए हैं नदी पार करने, लहरों से कहिए औकात में रहे, क्योंकि अब हम निकल पड़े हैं तो अपने हद में रहे। चलो भैया, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। आगे आ जाओ, बिल्कुल मत होना, तुम्हारा साथ कोई दे या न दे,
तुम कोने में बैठे हो, बिहार के किसी कोने में, सीतामढ़ी में बैठे हो, या चंपारण या किशनगंज, या दक्षिण में अरवल, जहानाबाद या औरंगाबाद है, तुम जहां हो तुम्हारे साथ एक आदमी खड़ा है, हम हैं। रात रात भर पढ़ाऊंगा, टॉप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे गुरु। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बंगाल विभाजन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? अच्छा हाँ, सॉरी हाँ, क्वेश्चन उल्टा पढ़ दिया। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन, क्वेश्चन ये है उसका नेतृत्व बंगाल से किसने किया? जल्दी बताओ। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीआर दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी। तो आंसर होगा मेरे विद्यार्थियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। नोट करिए। यूपी से भुला जाते होंगे आप लोग, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, इनके साथ स्वामी श्रद्धानंद भी थे, स्वामी श्रद्धानंद। और दिल्ली से विद्यार्थी जी, दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन के नेता सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा दिल्ली से। दिल्ली के बाद बंगाल, यूपी, दिल्ली। पंजाब से शेरे पंजाब। शेरे पंजाब किसको कहते हैं? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। वैसे शेरे पंजाब राजा रंजीत सिंह को भी बोलते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय को भी शेरे पंजाब कहते हैं, और पंजाब का शेर, और उन्हीं को पंजाब केसरी भी बोलते हैं। तो पंजाब से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे लाला लाजपत राय। वही लाला लाजपत राय हैं, ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्हें साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में लाठी से चोट लगा और मर कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के पंजाब से नेता थे। और महाराष्ट्र से नेता कौन थे? महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लिख लीजिए, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। ये सब स्वदेशी आंदोलन के नेता थे, अलग अलग जगहों पर। बिना टाइम लगाए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना समय लगाए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन इस आंदोलन के शुरू करने वाले व्यक्ति यही थे। इस आंदोलन को 7 अगस्त 1905 को, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को, तो उसके नेता, शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल। लिख लो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से सबसे पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या है? इनकी जो मैगजीन है उसका नाम है बंगाली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मैगजीन का नाम है विद्यार्थी बंगाली। और बंगाली अंग्रेजी भाषा में, बंगाली की भाषा अंग्रेजी, बंगाली की भाषा गुरु अंग्रेजी। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट गुरु, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन, कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है, पूरा जुनून में है? तो बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है सेशन। सेशन बढ़िया लग रहा है तो कमेंट के साथ लाइक को करना है भैया, लाइक दो। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? स्वदेशी आंदोलन की आलोचना किया। किस व्यक्ति ने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की? और पूर्व और पश्चिम, यानी भारत पूर्व में था। यूरोप के लोग को पश्चिमी लोग कहते हैं ना, बोलते हैं अरे भाई वेस्टर्न कल्चर अपनाया हुआ है। वेस्टर्न ने यूरोप का कल्चर, अमेरिका के कल्चर, इसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति था जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पश्चिम और पूरब के बीच
यानी यूरोप और भारत के बीच दोस्ती की बात करता था। कौन ऐसा व्यक्ति था जो पश्चिम और पूरब के बीच दोस्ती की बात करता था और स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? वो व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी। ये कभी नहीं ऐसा कर सकते। अमेरिका और यूरोप के कल्चर अपने हलाने के विरोधी थे, ये तो कभी नहीं कर सकते। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भी नहीं कर सकते। तिलक तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, वो इंडिया के कल्चर को ही टॉप लेवल पे मानते थे, ये कर नहीं सकते। तो पश्चिम और पूरब की दोस्ती करवाने में सबसे बड़ा योगदान था। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे ना कि भैया जो उनके कल्चर में अच्छी बात है अगर उसको हम ले लें तो दिक्कत इसमें क्या है? उनके कल्चर के कुछ बढ़िया बात अगर ले लें तो दिक्कत क्या है? यही बढ़िया बात तो था। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला नोबेल प्राइज। पश्चिम सभ्यता का इन्होंने तारीफ इतना किया रविन्द्रनाथ टैगोर, हमको बुरा नहीं बोल रहे, इतनी तारीफ किए कि इनकी पुस्तक गीतांजलि, पता है ना भारत में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था इनकी पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। गीतांजलि किताब इनकी थी, उसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिल रहा था। और पश्चिम पूरब सभ्यता के क्या थे? समर्थक थे। इतना ही नहीं, जब असहयोग आंदोलन हुआ था ना, असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग कांड के बाद, तो उस समय विदेशी कपड़ों को आग लगा दिया गया था। उसमें भी भाई साहब बोले थे कि आग लगाने से थोड़ा ना आजादी, किसी कपड़ा के जला देने से कौची मिलेगा जी? तो गांधी जी बोले कि यही कपड़ा भाई साहब पूरे भारत को गुलाम बनाया। हमारे लोग जो अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे, आज हमारे लोग बेरोजगार हो। मैनचेस्टर के कपड़ा से हमारा पूरा देश भर गया, हमारे अपने लोगों को रोजगार छीन गया, पूरे देश को गुलामी में लाके खड़ा कर दिया यही कपड़ा। इन कपड़ों को आग लगा देना ही ब्रिटिश लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है। गांधी ने कहा था कि इन कपड़ों में आग, विदेशी कपड़ों में आग लगाना इनके साथ बढ़िया व्यवहार है। लेकिन इन्होंने क्या बोला टैगोर साहब ने? करे आग लगाने से क्या हो जाएगा? जो भी अपनी अपनी बात थी। क्वेश्चन आता है कि सहयोग आंदोलन में किसने कहा कि विदेशी कपड़ों में आग लगाना एक गलत बात है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और गांधी ने कहा, किसने कहा कि विदेशी कपड़ों में आग लगाना ब्रिटिश के साथ अच्छा व्यवहार है? महात्मा गांधी। चलो भैया ये दोनों बात याद रखना। तो भाई पश्चिम पूरब सभ्यता के मिलाने की बात कौन करते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? किसने कहा गुरुदेव तुम पर छोड़ता हूं? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने को गुरुदेव ने कहा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद, ध्यान रखो, महात्मा गांधी किसने कहा? तो टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा और गांधी जी ने उनको गुरुदेव कहा। दोनों बात याद करिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात और जान जाओ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। चलो मेरे भाई भूलना मत। अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन तो यही था, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार को सुझाव। हाँ, पहली बार ब्रिटेन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार करो, उनका बायकॉट करो। शब्द विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की बात इनमें से पहली बार किसने किया? कृष्ण कुमार मित्र, जिनको प्यार से हम बोलते हैं के मित्र। के मित्र इनको बोलते हैं, कहीं कहीं के मित्र लिखा रहता है। अरविंद घोष, मोतीलाल नेहरू, सतीश चंद्र मुखर्जी। जल्दी बताओ गुरु, किसने? जल्दी बताओ। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव पहली बार दिया कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र। चलिए आज का सेशन अमृत सेशन है, जो मिस करेगा रियली उसका बहुत कुछ छूटेगा। आज का सेशन नहीं है, इसका नाम दे देते हैं अमृत सेशन। चलो भैया, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होना है पूरे देश के राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की नीति को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन। नोट कर लीजिए, 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन। नोट कर लो गुरु, 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन नोट कर लीजिए। इस अधिवेशन में पहली बार बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ और इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। पूछा जाए बहिष्कार का प्रस्ताव पहली बार कब पारित हुआ
तो भैया 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1905। 1905 इज द राइट आंसर। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में ही बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आओ। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन परीक्षा, बंगाल का विभाजन किया गया। चारों ऑप्शन पढ़िए दोस्त मेरे विद्यार्थियों। हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाल के विकास के, बंगाल को क्यों बांटा गया? इसका 2 उत्तर सही होगा मेरे ख्याल से। हिंदू मुसलमानों में फूट डालना भी तो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था बंगाल के जो राष्ट्रवाद है, बंगाल में जो देशभक्ति है, उसको तोड़ना या कमजोर करना। तो ये भी और ये भी दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों में सबसे ज्यादा सही की बात करें तो सही उत्तर होगा डी, बंगाली राष्ट्रवाद। बंगाल में पनपते देशभक्ति को कमजोर करना, ये सबसे ज्यादा सही है। पर एक उद्देश्य ये भी था, हिंदू मुसलमानों को बांटना। तो दोनों उत्तर सही है। बीपीएससी अगर ई ऑप्शन देता है कि इनमें से 2, इनमें से कोई 2, तो इसमें आंसर वही वाला हो जाएगा 2। लेकिन अगर 4 ही ऑप्शन दिया तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद को तोड़ना। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? पहली बार स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, ये पहली बार किस आंदोलन में आया? इनमें से किस आंदोलन में पहली बार स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का, किसमें आया गुरु? तो सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के खिलाफ जो हुआ था। इसी को स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ और इसी आंदोलन का मेन नारा था स्वदेशी अपनाओ, अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अब बहिष्कार की बात पहली बार किसने किया? कृष्ण कुमार मित्र, रट्टा मार लो। पहली बार बहिष्कार की बात किसने की? कृष्ण कुमार मित्र। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात, उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ। दुर्गानंद कुमार, आराधना कुमारी, प्रीति, नमिता, अर्चना कश्यप, रवि रंजन, पिंकी, बबीता, चलिए, महादेवी, शिवम कुमारी, चलिए सब लोग, सभी लोग उत्तर दीजिए। रश्मि, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? जल्दी बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन? तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन की संख्या को आगे ले जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई? जल्दी बताओ। ये प्रश्न मैंने बता दिया है गुरु। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई और कहां की गई? भाई जल्दी फटाफट फटाफट सबका उत्तर मैं देख रहा हूं। प्रमोद जी, आफरीन, मनीष जी, संतोष जी, सभी लोग उत्तर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई थी? जल्दी फटाफट उत्तर गुरु होना चाहिए, जल्दी उत्तर दीजिए। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा विद्यार्थियों, मेरे दुलारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता के बताया हूं टाउन हॉल से शुरू हुआ। यह आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं रहा, बंगाल से बाहर निकला। बंगाल में इसके नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। स्वदेशी आंदोलन के बंगाल में नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके नेता उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद गोविंद बल्लभ पंत थे। ये वही गोविंद बल्लभ पंत हैं जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। इस सब बात को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भैया। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसके विरोध में, हाँ जी क्वेश्चन अब पूछ रहा है, बंगाल जो बटा 1905 में, बोला बंगाल दोबारा से एक कब हुआ? यानी बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? क्वेश्चन नया आ गया। बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 में बांट दिया गया।
लेकिन बंगाल विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को जब किया गया तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया? शोक दिवस। बंगाल बांटा गया 1905 में, 16 अक्टूबर को उसी दिन शोक दिवस मना। तो पूछ रहा बंगाल को दोबारा से एक कब किया गया? बंगाल को दोबारा से एक किया गया 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार 3 बार लगा। पहली बार लॉर्ड लिटन के समय 1877 पहला दिल्ली दरबार पूछा जाए कितनी बार लगा? 3 बार। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगा लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा लॉर्ड कर्जन के समय। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय था तो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 3 दिन 1911 में 11, 12, 13 दिसंबर को लगा दिल्ली दरबार। और जॉर्ज पंचम आए भारत। कौन भारत आया? ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए। दिल्ली दरबार लगा और उस दिल्ली दरबार में 3 दिन में 3 निर्णय हुआ। 3 दिन में 3 निर्णय। पहला निर्णय, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार को अलग राज्य बना दिया गया। यह भी इसी समय निर्णय हुआ। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और 13 दिसंबर को विद्यार्थी जी बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। क्वेश्चन आता है कि भैया 3 घटना, दिल्ली दरबार 1911 में क्या क्या निर्णय हुआ? बिहार को बंगाल से अलग किया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और बंगाल का विभाजन हुआ। इस समय कौन आए थे भारत? जॉर्ज पंचम। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब दिल्ली दरबार 1911 में हुआ तो उस साल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन थे? भारत के वायसराय। और उस साल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में ही। उस साल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? कलकत्ता। 19 कांग्रेस का अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ। और बता दें उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विषम नारायण धर, पंडित बीएन धर या पंडित विषम नारायण धर। और उसमें पहली बार कांग्रेस के सेशन में जन गण मन गाया गया। पहली बार 1911 में ही जन गण मन गाया गया। 1911 में उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विषम नारायण धर। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, इन दोनों की रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत और बांग्लादेश तीनों की, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। चलिए मतलब दिसंबर नहीं, दिल्ली दरबार में 3 निर्णय हुआ, ये याद कर लो। दिल्ली दरबार में 3 निर्णय। पहला निर्णय बंगाल से बिहार अलग हुआ, दूसरा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गया और तीसरा बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया गया। चलिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, तो वही क्वेश्चन है, रद्द किया 1911 में। आ गया ये। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? अच्छा हाँ, दिल्ली में। क्वेश्चन अभी बता दिए हैं, देखो क्वेश्चन अभी पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन आ गया। दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? अगर गलती हुआ तब हमारे तुम्हारे बीच कुश्ती होगा भैया, करेंगे कुश्ती, होगी लड़ाई। चलिए भाई सब, भाई जी, नेहा, मनीष, नीलम, अभय, श्वेता, बबीता, कपिल, अंजलि, चलिए सुजाता, सभी लोग बताइए, एक बार सभी लोग बताइए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? अभी बताया हूं गुरु, सैयद हैदर रजा, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ये पंजाब में किए थे। पंजाब में गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में, सब स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। तिलक, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब से, सैयद हैदर रजा दिल्ली से, यूपी से गोविंद बल्लभ पंत और स्वामी श्रद्धानंद, यूपी से गोविंद बल्लभ पंत और स्वामी श्रद्धानंद, और कहां से? दक्षिण भारत, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ, अगले प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन पारित हुआ? चलिए क्वेश्चन बता दिए हैं,
लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए कि आपको कितना याद है। किस स्वदेशी आंदोलन में जो बहिष्कार स्वदेशी का प्रस्ताव था, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका उत्तर भी गलती नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर भी गलती नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन पारित हुआ? चलो गुरु, इसका सही उत्तर 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन बिल्कुल सही। सभी लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। हम समझते हैं कि आपके अंदर बीपीएससी में एसडीएम बनने की क्वालिटी है। आपको बीपीएससी राज्यकर्मी बनने से नहीं रोक सकता। बस 2 से 2.5 महीने की बात है दोस्त। कुछ भी हो जाए, कंप्लीटली अपने आप को कैद कर लीजिए कमरे में। जब पढ़ने का मन न करे तब यूट्यूब का इस्तेमाल करें, और लगातार अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। चलो भैया, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, सोच लो, अमार सुनार बंगला किस देश का राष्ट्रगान बना? किस देश का राष्ट्रगान? अभी भी क्वेश्चन आता है। अमार सुनार बंगला की रचना कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान अमार सोनार बंगला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। रचना हुआ 1905 में। अमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रगान बना? 1971 में। 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद, 1971 में लिखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश नाम का एक नया देश गठित हुआ। इसके नेता बने, इसके लीडर बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को हम बंधु भी कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग बंग बंधु, और हाल ही में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल, नाम सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में। श्याम बेनेगल एक डायरेक्टर हैं, इस पर एक फिल्म भी बनाया है बंग बंधु नाम से। तो बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में बांग्लादेश की शेख हसीना। तो बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में। पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। और जब बना तो 1905 में लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला को बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना लिया। बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना लिया। चलो गुरु, आगे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? स्वदेशी आंदोलन की किन स्थानों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? आप लोगों से एक शिकायत है कि सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते। इतना अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं हम, तो सेशन लाइक कीजिए। एक बार सेशन को कॉपी करके अपने गांव, चौपाल, घर द्वार सब जगह सेशन को सारे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए गुरु। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर सबसे ज्यादा, स्वदेशी आंदोलन सबसे ज्यादा कहां प्रभावित रहा? तो बंगाल और महाराष्ट्र। स्वदेशी आंदोलन सबसे अधिक बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव रहा। आगे आ जाओ। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया, ये कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? बताया तो था मैंने भाई। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया, ये कब तक बना रहा? मैंने बताया ही। जब दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल, उस बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया 1911 में। जब वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, उस समय दिल्ली दरबार लगा। जॉर्ज पंचम भारत आए। 1911 में 3 निर्णय हुआ। बिहार को बंगाल से अलग किया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया, और बंगाल के विभाजन को समाप्त किया गया। ये कब किया गया? इसका सही उत्तर बताओ गुरु। इसका सही उत्तर होगा बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत कर दिया गया और बंगाल को एक कर दिया गया। इसका सही उत्तर होगा बी। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और इसमें बिहार को बंगाल से अलग किया और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1905 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य बना। 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाते हैं? नोट कर लो, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार
वंदे मातरम बड़े लेवल पे गाया गया। पहली बार बड़े पैमाने पर वंदे मातरम इनमें से कब गाया गया? चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। तो बताइए किस आंदोलन में वंदे मातरम का सबसे प्रचार हुआ? सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। इन सब का भी डेट लिख दो। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में अप्रैल 1917 में बिहार में हुआ। चंपारण सत्याग्रह जी का पहला सत्याग्रह था। लिख लो, भारत में गांधी जी का, इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। नोट कर लीजिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा, पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किया? तो चंपारण सत्याग्रह में। सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में हुआ, 1930 में हुआ, लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग, सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग कहां किया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 19 अप्रैल 1917। खेड़ा सत्याग्रह, इसके नेता भी गांधी जी थे। गुजरात के खेड़ा तालुका में मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। इसी आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया वंदे मातरम। इस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया वंदे मातरम की मूल भाषा। वंदे मातरम की भाषा संस्कृत कहां से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा बांग्ला भाषा में। स्क्रीनशॉट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आ जाओ। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंग भंग आंदोलन के बंग भंग विरोधी आंदोलन जो चला, यानी जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसमें बताइए कौन सही है, कौन सा सही है? बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन, हाँ जी, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन शोक दिवस मनाया गया। क्या सही है? एक बार लिख दो हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना। भाई लाइन सही है जी। बंगाल विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ 16 अक्टूबर, क्या उस दिन शोक दिवस मनाया गया? तो हाँ जी मनाया गया। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा। हाँ जी, यह भी सही है। यह आंदोलन, इस आंदोलन में किसान और मुस्लिम ने भागीदारी से वंचित रह गया, यानी किसान और मुस्लिम इसमें भाग नहीं लिए। तो बिल्कुल सही, स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुस्लिम ने भाग नहीं लिया। तो तीनों लाइन सही है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को विद्यार्थी जी, उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बहुत शानदार। मुस्लिम और किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार की बात किसने की? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहां खोला गया केमिकल फैक्ट्री? तो बंगाल में खोला गया। 15 अगस्त 1906 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त नोट कर लो 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधो समिति ने पूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेशी बांधो समिति, एक समिति बनाई गई थी, स्वदेश बांधो समिति। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए स्वदेश बांधो समिति बनाई गई। इसको किसने बनाया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ सवाल, स्वदेश बांधो समिति की स्थापना कब किया गया? 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में स्वदेश बांधो समिति बना। किसके नेतृत्व में? अश्विनी कुमार दत्त।
कई बार पूछा गया सवाल। अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधो समिति, अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधो समिति, एकदम रट्टा मार लो गुरु, रट्टा मार लो, सवाल नहीं छूटने पाए, क्योंकि अब जो होगा वो इतिहास बनेगा। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो रस देना है इतिहास, लिख देना है इतिहास, क्योंकि दोस्त ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 2.5 महीने में आधा किलो वजन कम हो गया तो क्या हुआ, हटा दो वजन, दिन रात पढ़ लो, लेकिन दोबारा ये अफसोस ना हो कि ये कर लेते तो हो जाता, ये कर लेते तो हो जाता। जो कर लेते सो कर लो, लेकिन अफसोस मत करना। चलो भैया, जो कर सकते हो कर लो। विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है कहा? बताओ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी देश की प्राणवायु होती है? जल्दी बताइए भैया, जल्दी उत्तर मिलना चाहिए, उत्तर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलो भैया, और लाइक को करते रहिए, वही हमारा आपके बीच संपर्क है। आप ऊपट्टी हैं, हम ई पट्टी हैं, तो ई पट्टी ऊपट्टी का संपर्क लाइक है, उससे लगता है कि भैया आप हमें पसंद करते हैं। चलो गुरु, चलो, सही उत्तर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष, अरविंद घोष, इनका एक किताब मत कहिए, चिट्ठियों का संग्रह था। ये चिट्ठी लिखते थे, बड़ी गुस्सा वाले आदमी थे, गरम दल से थे। नरम दलियों पर, जब बूढ़े लोग थे कांग्रेस में, शिथिल लोग थे कांग्रेस में, उन पर चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिख के बताते थे, एक लेख, चिट्ठी मत कहीं, लेख लिखते थे, हर दिन एक लेख लिख देते थे। उन लेखों का एक संग्रह बनाया गया, जिसका नाम दिया गया न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। बूढ़े आदमियों को देखो भैया, लालटेन दिखा रहे हैं, इधर जाओ। तो भैया इनका एक किताब था, याद रखिएगा, न्यू लैम्प, कई बार क्वेश्चन आया है, फॉर ओल्ड, बीपीएससी यूपीएससी दोनों जगह आया है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी गुरु? ये पुस्तक लिखा अरविंद घोष, नोट कर लीजिए, अरविंद घोष। बाकी तिलक की भी एक किताब था, गीता रहस्य, गीता रहस्य। और एक और इनका किताब था, आर्कटिक होम। आर्कटिक होम, इन्होंने कहा था कि आर्य का आगमन आर्कटिक प्रदेश से हुआ है। बाकी विशेष कोई नहीं है। गोखले का एक मैगजीन था जिसका नाम था सुधारक, सुधारक इनकी पत्रिका का नाम था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को आपस में मिलाइए। कौन किससे बताइए, स्वदेशी आंदोलन का नेता कहां से कौन था? ये गलती किया तो हम फिर फैटिया देंगे भैया, कुश्ती होगा हमारे तुम्हारे बीच। ये गलती नहीं करना है कि गला चीर चीर के बैठा लिया बोलते बोलते कि स्वदेशी आंदोलन के नेता बंगाल से कौन, यूपी से कौन, दिल्ली से कौन। अगर ये गलती हुआ तो कनपट्टी फोड़ेंगे गुरु, कनपट्टी नहीं छोड़ेंगे, लाल कर देंगे मार के दम, पूरा समझ लो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सैयद हैदर रजा मिला दो दिल्ली से, चिदम्बरम पिल्लई मिला दो मद्रास से, लाला जी मिला दो पंजाब से। एक नया मिल गया गुरु, एक नया मिल गया, हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से। एक नया स्वदेशी आंदोलन का एक नया नेता मिल गया ना जी, हरि सर्वोत्तम राव, याद कर लो, आंध्र प्रदेश से। तो सही उत्तर ए का 4, बी का 2, सी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ए इज द राइट आंसर गुरु। कुछ नया मिला, मजा आए तो बोल दो कि जी सर बहुत मजा आ रहा है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है, कौन सत्य है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में इनमें से क्या क्या सही है? जिन स्कूल कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायता और विशेषाधिकार छीन लिया गया। इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहा, बिल्कुल नहीं। तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तो जहां इसका सही उत्तर क्या होगा जी? तो ये हो गया 1 और 2। इसका सही उत्तर 1 और 2। जो स्कूल कॉलेज के लोग स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए उनकी सारी जो विशेषाधिकार थे छीन लिए गए, स्त्रियों ने भागीदारी की। ये दोनों सही, 1 और 2 सही है गुरु। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग। चलो, स्वदेशी आंदोलन से अब आ गए
असहयोग आंदोलन पर बताओ। 1 अगस्त 1920 को तिलक मरे, एक व्यक्ति थे। क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा नेता जो असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया पर आंदोलन देख नहीं पाया? कौन ऐसा नेता जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन का समर्थन किया पर उसे देख नहीं पाया? तिलक। जिस दिन तिलक मरे 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसीलिए उन्होंने समर्थन तो किया था जिंदा रहते, लेकिन देख नहीं पाए। तो 1 अगस्त 1920 को जिस दिन तिलक मरे, उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? असहयोग के प्रस्ताव को चित्तरंजन दास। असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? चित्तरंजन दास। असहयोग के प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने, CR दास ने प्रस्तावित किया। 1920 के नागपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे, लिख लो, विजया राघवाचारी। इसके अध्यक्ष थे विजया राघवाचारी। नोट करो, विजया राघवाचारी। नागपुर कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे विजया राघवाचारी। उसमें चित्तरंजन दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास 1922 के कांग्रेस के बिहार के गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुना गया। बिहार के कांग्रेस के गया अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों, इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनके बारे में कि इन्होंने 1 जनवरी 1923 को बनाया कांग्रेस स्वराज पार्टी। कांग्रेस स्वराज पार्टी लिख लिया जाए। चित्तरंजन दास ने क्या बनाया? कांग्रेस स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट, और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलो गुरु, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सही नहीं है? जल्दी बताओ। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही। इस आंदोलन की अवधि लिख लो, 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला। लिख लो, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। बिल्कुल पहला कोटेशन सही है। कौन सही नहीं है? पूछ रहा कौन नहीं है सही, तो पहला तो सही है। दूसरा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, यह गलत है, बी रॉन्ग है। इसमें बहिष्कार की योजना बिल्कुल था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। चलिए, तो क्या सही नहीं है भैया? देखिए, 1 वर्ष के भीतर, इसमें 2 उत्तर गलत है। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो यह भी गलत है। और 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 1929 में। गांधी जी ने 1929 में 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा, तो यह भी गलत है भैया, और यह भी गलत है। तो इसका 2 उत्तर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। लिख लीजिए, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रखा गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो बी और डी दोनों हो जाएगा गुरु। लिख लो, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया? देखो, ये प्रश्न का उत्तर गलती हुआ तो फिर होगा फैटी। बताओ, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसे देख नहीं पाए। जल्दी बताओ, कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया पर उसे देख नहीं पाए गुरु। सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये समर्थन किए, लेकिन जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन ये इनका डेथ हो गया, इनका निधन हो गया। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को जिस दिन हुआ, उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और सुन लीजिए मेरी बात, जिस दिन तिलक मरे
उस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक फंड बनाया गया, तिलक के नाम से ही बनाया गया, तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड बनाया गया, नोट कर लीजिए। तिलक के मरने के बाद कांग्रेस में एक फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड। और बताएं, इस फंड में नियम बनाया गया कि आज के बाद यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर बनेगा तो लिख लो 4 आना सदस्यता फीस देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का सदस्य बनना है तो 4 आना फीस देना पड़ेगा। और उस फी को कहाँ रखना पड़ा भैया, कहाँ रखा जाएगा? तिलक स्वराज फंड में। तो तिलक के मरने के बाद कांग्रेस में क्या बना? तिलक स्वराज फंड। नियम बना दिया कि फ्री में कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं बनेगा, 4 आना देना पड़ेगा। 1 अगस्त को तिलक मरे, भुलाना मत। तिलक के 2 मैगजीन, तिलक की 2 पत्रिका, एक का नाम मराठा, इनकी एक मैगजीन का नाम है मराठा, ये अंग्रेजी में है, मराठा की भाषा अंग्रेजी। और तिलक की एक मैगजीन का नाम था केसरी, केसरी इसकी भाषा थी मराठी। नोट कर लीजिए, मराठी, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। तिलक की मैगजीन, तिलक की बात करूं तो तिलक ने 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और तिलक ने 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। नोट कर लीजिए, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव इन दोनों की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने किया। शिवाजी महोत्सव 1895 में, 1893 में गणेश महोत्सव, और इनके द्वारा ही 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुआ। इनके द्वारा पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे, नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के पुणे से तिलक ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। नोट कर लीजिए। और इन्होंने ही कहा था 1916 में ही, 1916 में ही तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे 1916 में। और याद रखिए दोस्त, बाल गंगाधर तिलक को एक व्यक्ति था बेलेंटाइन सिरोल, नोट कर लो, बेलेंटाइन सिरोल तिलक को अशांति का दूत कहा। बेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का दूत कहा। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का सही तिथि है? इनमें से कितने तारीख को गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी जी। और गांधी जी को हिंसा बर्दाश्त नहीं था, हालांकि गांधी जी बड़ी बहानेबाज आदमी थे। उनका कहना था कि कोई आंदोलन 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। कोई भी आंदोलन 2 वर्ष 3 वर्ष से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। गांधी जी जब आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना, तो गांधी जी चाहते ही थे कि आंदोलन बंद हो जाए। 2 साल हो गया था तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा, चौरी चौरा कांड। गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में आग लगाया गया और 22 अंग्रेज सिपाही जिंदा जला दिए गए। गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में 22 अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने इसी को बहाना लिया और कहा कि मैं अब असहयोग आंदोलन बंद कर दूं, वायलेंस पसंद नहीं है। तो चलिए भैया, वैसे गांधी जी चाहते भी थे बंद करना। 5 फरवरी 1922 रियल डेट है, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाने में आग लगाया गया 5 फरवरी को। और उसी के 7 दिन के बाद 12 फरवरी, लिख लीजिए, 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन बंद किया जस्ट 7 दिन के बाद। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। निम्नलिखित घटनाओं को उनका सही क्रम में सजाना है, इन घटनाओं को सही क्रम में लेना है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, बारदोली 1928 और असहयोग आंदोलन 1920। बताइए, अरेंज कीजिए। सबसे पहले असहयोग, तो 2 हो जाएगा पहले, फिर चौरी चौरा 2 के बाद 1, फिर 3, तो क्या हो जाएगा 2, 1 और 3, तो डी इज द राइट आंसर। बारदोली सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, अच्छा स्थगन, सॉरी भाई, स्थगन पूछ रहा है, स्थगन हुआ था 12 फरवरी को ना जी, थोड़ा सा रुक जाओ इसके आंसर में। तो पहले हो गया कौन? चौरी चौरा, फिर असहयोग आंदोलन बंद हुआ, फिर बारदोली, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा ए।
1, 2 और 3। और बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सरदार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 35 क्वेश्चन पेंट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल लिख लीजिए। बारदोली सत्याग्रह के नेता गांधी जी नहीं थे, बारदोली सत्याग्रह के नेता गांधी जी नहीं थे, पटेल थे। बारदोली एक तालुका है, गुजरात में जाइएगा तो बारदोली एक जगह है, वहां बारदोली में किसानों को न्याय दिलाने के लिए ये पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या चलाया था? बारदोली सत्याग्रह। क्वेश्चन ये भी आता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। लेकिन किसने बोला? गांधी जी ने। बारदोली के महिलाओं के तरफ से, बारदोली के महिलाओं के तरफ से गांधी जी ने, ध्यान रखो, बारदोली के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिए, बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा तो नहीं कह सकते, एक ऊंचा स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। सरदार पटेल का गुजरात में सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची स्टैचू गुजरात के, लिख लो, नर्मदा जिले के केवड़िया में लगाया गया है। नर्मदा जिले के केवड़िया में उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया। और इनके जन्म दिवस, सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों? क्योंकि भारत के राज्यों को एक करने में, देश की एकता को बढ़ाने में पटेल के जितना योगदान था शायद ही किसी नेता का होगा। इसीलिए पटेल जी के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री थे, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव, तो वही क्वेश्चन हो गया, बताया ही भाई, किसने प्रस्तावित किया? CR दास। CR दास, जिनको देश बंधु कहते हैं। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन, ये तो हो चुका है शायद, हाँ ये वाला हो गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ यहाँ आइए, अब थोड़ा बिहार में किसान आंदोलन। अब आइए बताइए, बिहार में एक दो प्रश्न इससे लेते हैं। बिहार के पटना में एक जगह है बिहटा, वहां से किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बिहार के पटना के निकट बिहटा नामक स्थान पर। अब चलो थोड़ा बिहार स्पेशल। बिहार में पटना के निकट बिहटा नामक स्थान पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया किसान सभा की स्थापना? कब किया किसान सभा की स्थापना? तो 4 मार्च 1928। नोट कीजिए, बिहार के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया? 4 मार्च 1928। भूलना मना है, 4 मार्च 1928। आगे आइए, 1922-23 में मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई? मुंगेर जगह पर किसकी अध्यक्षता में 1922-23 में भी एक किसान सभा बना? मुंगेर में किसके खिलाफ? दरभंगा महाराज के खिलाफ। दरभंगा महाराज के खिलाफ 1922-23 में किसान सभा किसने बनाया? दरभंगा महाराज के खिलाफ बनाया गया। शाह मोहम्मद जुबैर किसके खिलाफ बनाया गया? तो दरभंगा महाराज, लिख लीजिए, दरभंगा महाराज के खिलाफ शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में 1922-23 में क्या बनाया? किसान सभा की स्थापना की। आगे आइए, शाह मोहम्मद जुबैर, इनके साथ कृष्ण सिंह भी थे, वही कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे आइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण। बिहार के बिहटा में मार्च 1928 में बना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या बनाया? किसान सभा। लेकिन बिहार के प्रांतीय किसान सभा, उसको भी किसने बनाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी बिहार के प्रांतीय किसान सभा भी किसने बनाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तर होगा मार्च 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा। अरे क्वेश्चन और बता दूं,
1936 में, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, नोट कर लो। 1936 में लखनऊ में हुआ अखिल भारतीय ऑल इंडिया किसान सभा। कब बना? 1936 में। कहाँ बना? लखनऊ। और किसने बनाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद। मुंगेर में किसने बनाया? शाह मोहम्मद जुबैर, याद। मुंगेर में किसने बनाया? शाह मोहम्मद जुबैर। बिहटा में किसने बनाया? स्वामी सहजानंद। प्रांतीय किसान सभा बिहार का स्वामी सहजानंद 1929 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में, ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गुरु, इसका स्क्रीनशॉट आना चाहिए। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भैया जो व्यक्ति बनाएगा किसान सभा वही व्यक्ति तो रहेगा अध्यक्ष। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछे या अखिल भारतीय किसान सभा पूछे या बिहटा में किसान सभा पूछे, सबके नेता स्वामी सहजानंद, सबके नेता स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा में भी स्वामी सहजानंद। एक क्वेश्चन और आता है, बिहार के किसान नेता का नाम बताइए। इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे? तो लिख लो नाम, स्वामी सहजानंद। बिहार के किसान नेता के नाम लिखो, स्वामी सहजानंद, सहजानंद पहला। दूसरा नाम लिखो कार्यानंद, आनंद। तीसरा नाम लिखो विद्यानंद। चौथा नाम लिखो यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। पांचवा नाम लिखो राहुल सांस्कृत्यायन, सांकृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन। और अगला नाम लिखिए कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह। इसके बाद नाम लिखिए शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर। लिख लो, ये सभी बिहार के किसान नेता, भूलना मना है। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये सब बिहार के किसान नेता थे। और सुन लीजिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के सेशन का, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ। बिहार में 1919 में लिख लो, पहली बार बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ? 1919 में लिख लो। 1919 में, बिहार में बोल रहा हूं, देश नहीं बोल रहा हूं। बिहार में पहला किसान आंदोलन 1919 किसके खिलाफ? दरभंगा महाराज के खिलाफ। इससे बेहतर बिहार स्पेशल कहीं नहीं मिलेगा। पहला किसान आंदोलन बिहार का 1919 में दरभंगा महाराज के खिलाफ कौन शुरू किया? विद्यानंद। यानी पहली बार बिहार में किसान आंदोलन किसने शुरू किया? सहजानंद नहीं, विद्यानंद। नोट कर लो, विद्यानंद। 1919 पहला किसान आंदोलन। एक सवाल, बाहर नहीं जाने का, क्योंकि हम लोग को पास करने का, पढ़ने का, लड़ने का, जीतने का और नौकरी पाने का। चलो, बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क न देंगे जी, नहर का जो पानी का पैसा लगता है न देंगे, इसके लिए आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार के किस स्थान पर नहर का पैसा न देंगे उसके लिए आंदोलन हुआ? शाहाबाद। शाहाबाद क्षेत्र वही जहां से बाबू कुंवर सिंह ने लड़ाई की थी। बिहार के शाहाबाद, जगदीशपुर क्षेत्र जो है, शाहाबाद का क्षेत्र, आरा का क्षेत्र, वही को शाहाबाद बोलते हैं। चल नेक्स्ट आ जाओ। 1929-30 छूट गया है थोड़ा सा। 1929-30 में से लेकर अगस्त 34 को गया बिहार में आयोजित, अच्छा ना, सॉरी ऐसे नहीं, 29-30 अगस्त, सॉरी 29-30 अगस्त 1934 को गया बिहार में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे, जल्दी बताइए। 29-30 अगस्त 1934 को गया में प्रांतीय किसान सभा जो बना था 1929 में, प्रांतीय किसान सभा बिहार में कब बना? 1929 में। उसका दूसरा अधिवेशन, उसका दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? गया में।
उसकी अध्यक्षता किसने की? जल्दी बताओ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा मीटिंग गया में हुआ उसकी अध्यक्षता किया पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ये यूपी के थे, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा मीटिंग जो गया में हुआ उसकी अध्यक्षता किया पुरुषोत्तम दास टंडन। अब पुरुषोत्तम दास टंडन आए हैं तो खाली हाथ जाने नहीं देना। पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में लिखिए बगल में, इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। इन्हें हिंदी भाषा का प्रहरी, हिंदी भाषा का प्रहरी कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी भाषा का प्रहरी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, हिंदी भाषा का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु। नवंबर 1935 में कोई कहीं नहीं जाएगा, इस सेशन के साथ बने रहिए। रोज शाम 7 बजे हम हर दिन इसी जोश के साथ पूरी जितने भी इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, लेकर आते रहेंगे। रोज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। जुड़ जाइएगा शाम 7 बजे रोज, इसी चैनल पर हम लोग रोज आते हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित, सोचो, दूसरा सम्मेलन प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में हुआ, उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अब बोल रहा तीसरा सम्मेलन जो हुआ हाजीपुर में, प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में और तीसरा सम्मेलन बिहार के हाजीपुर में, कहाँ आयोजित? हाजीपुर में आयोजित हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? बिहार के हाजीपुर में आयोजित तीसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर आना चाहिए। आपका आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए गुरु। बिहार में जो हाजीपुर में प्रांतीय किसान सभा बना, इसका अध्यक्षता हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हाजीपुर में हुआ तीसरा, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद। आगे आइए, 5 प्रश्न और है गुरु बस। बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति का गठन किया? बताइए, किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति बना? जल्दी बताओ, किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति बना? किसानों की समस्या की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति बना? कब बना? लिख लो, 1931 में। कब बना? 1931 में। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति, बिहार में प्रांतीय किसान सभा के द्वारा किसानों की स्थिति की जांच के लिए किसान जांच समिति 1931 में बना, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं, देश रत्न बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर बने 1934 में। 1934 में मात्र एक बार, कांग्रेस के अध्यक्ष तो बाद में भी रहे पर चुने हुए नहीं, कोई इस्तीफा दे दिया तो बन गए। वैसे मात्र एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1934 में। इसके अलावा संविधान सभा बना, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। एक बात और जानिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ अंतरिम सरकार, भारत में अंतरिम सरकार बना, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और आजाद भारत और संविधान बनने के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद के विषय में जान जाइए। अब बिहार में किसानों की स्थिति की जांच के लिए किसान जांच समिति की अध्यक्षता भी किसने की? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? अभी नाम बताया हूं सबका, इनमें कौन किसान नेता नहीं थे? जल्दी उत्तर। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, चलो इतने बच्चे हमारे सेशन को समझ रहे हैं। चलो भैया, बिहार में इनमें से कौन किसान नेता नहीं थे? जल्दी बताओ गुरु, कौन नहीं थे? स्वामी सहजानंद तो थे ही किसान नेता, अभी बोला हूं। पंडित यदुनंदन शर्मा भी किसान नेता थे बिहार के। श्री गंगा शरण सिंह, इनका नाम नहीं लिखा था, लिख लेना इनका भी नाम लिखो। श्री गंगा शरण सिंह, ये भी किसान नेता थे। कौन नहीं थे भैया? सूर्यनाथ चौबे एक किसान नेता नहीं थे। किसान नेता सहजानंद, कार्यानंद, विद्यानंद, उसके बाद राहुल संस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर, राजेंद्र प्रसाद भी किसान नेता में आते थे, और गंगा शरण सिंह, ये सब किसान नेता थे। लेकिन सूर्यनाथ चौबे किसान नेता
नहीं थे। याद रखिए, आई क्वेश्चन बताया कि बिहार में पहली बार, बताओ अभी टेस्ट ले रहा हूं, बिहार में पहली बार किसान आंदोलन कब हुआ? जल्दी उत्तर दो, लिखो जल्दी, कब हुआ? 1919। अभी बताया हूं। किसके नेतृत्व में? विद्यानंद। पहला किसान आंदोलन विद्यानंद के नेतृत्व में 1919 में दरभंगा महाराज के खिलाफ। भूलना मना है, एक सवाल नहीं भूलना चाहिए। आगे आ जाओ गुरु। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? 1936 में भागलपुर में जो प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? भागलपुर के बिहपुर में जो किसान सभा हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? इसका अध्यक्षता दो लोगों ने किया। 1936 में भागलपुर के बिहपुर में जो प्रांतीय किसान सभा हुआ, उसकी अध्यक्षता दो लोगों ने की, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों ने किया। इसका आंसर सी होगा। उपरोक्त में ए और बी दोनों, स्वामी सहजानंद और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने 1936 के बिहपुर भागलपुर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे आइए, 1931 में अब एक सवाल और, टोटल 50 सवाल के बाद इंड करेंगे सेशन। तो मित्रों, जाते जाते सेशन को एक बार कॉपी करके सेशन के लिंक को जितने भी ग्रुप है शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जाते जाते, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 49वें क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं। 1931 में समाजवादी पार्टी की स्थापना बिहार में किसने की? बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना कहां हुआ, यह पूछ रहा है। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना कहां हुआ? जल्दी बताइए। अच्छा, किसने की? अच्छा, किसने, किसके द्वारा की गई पूछ रहा है। अच्छा, किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या होगा जी? बिहार में किसान सभा की स्थापना 1934 में किसके द्वारा किया गया, यह पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया गया? देखो, 1931 में किया गया था। 1900 जल्दी बताइए, किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर तो दोनों हो जाएगा, फुलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, दोनों। सी इज द राइट आंसर। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। 1934 में, हाँ एक क्वेश्चन है, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? गंगा शरण सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना गंगा शरण सिंह ने किया। गंगा शरण सिंह, इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, इन लोगों ने मिलकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा, लिख लो, रामानंद मिश्रा, इन लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, अशोक राज पथ में जाइएगा ना पटना कॉलेज के पास, तो वहाँ अंजुमन इस्लामिया हॉल है, वहीं पर किसान सभा की स्थापना, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल में की गई। किनके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा। तो चलिए आप लोग बार जल्दी से बता दीजिए, आज का ये 50 प्रश्नों का हमारा सीरीज आपको कैसा लगा? मजा आया? तो हम झूठी तारीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको अच्छा लगा, मजा आया। दिल से मैं पढ़ाता हूं, तो एक बार दिल से सारे लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। इस बार इतिहास बदल देना है, अपने आप को कमरे में कैद कर लेना है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, इस बार इतिहास लिखा जाएगा आपका, और आपके साथ 2.5 महीने रात दिन जुड़े रहेंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए बार बता दीजिए सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सेशन हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे इसी शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, आग लगाते रहिए।